तभी ऋषभ ने अपने खून भरे हाथों से अनोखी के गाल को छूते हुए बोला, रोना नहीं कपकेक। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों ने आंसू नहीं देख सकता। यह तो कर्मा है। मुझे सजा मिल रही है बस। आपको कुछ नहीं होगा ऋषभ जी। आप को कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अनोखी रोते हुए सरनामे हिलाकर बोली। तो ऋषभ दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, जानता हूं तुम मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। वो बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। तुम मेरे किए हर गलत को माफ कर सकती हो। सब माफ कर सकते हैं, पर मैंने एक नहीं कई गलतियां की है, और उनमें से सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। तुम्हारे इज्जत के साथ खेलना। भले ही मैंने खुद को कितनी भी सजा दी, वो माफी देने लायक गलती नहीं थी। इसलिए तुमने ना सही पर भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, और मुझे यह सजा भी मंजूर है। पर मुझसे वादा करो, कपकेक मेरे जाने के बाद भी तुम्हारी मासूमियत और होठों की मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी। तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगी जैसी मुझे पसंद हो। ऋषभ बहुत मुश्किल से एक एक शब्द को कह पा रहा था। हर शब्द कहते हुए उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। उसकी सांसें गहरी और धीमी होती जा रही थी। उसे इस हालत में देख, उसकी बातें सुन अनोखी का तो कलेजा जैसे छिल सा गया था। वह ऋषभ का हाथ जो उसके गाल पर रखा था अपने हाथों में थाम कर बोली, नहीं ऋषभ जी, आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको पता है ना, आप ही ने कहा था ना कि ऋषभ और अनोखी ये दो नाम कभी अलग नहीं होंगे। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पापा पापा प्लीज कुछ करो, कहते हुए अनोखी जोर से रो पड़ी। तभी उसने देखा कि ऋषभ के हाथ उसके हाथ से धीरे धीरे छूटकर जमीन पर गिर गए, और सबकी आंखें भी बंद हो गई। यह देख अनोखी स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे से सारे भाव चले गए। ऋषभ आलोक जोर से चिल्ला पड़ा। तब तक रोहित गाड़ी ले आया था। हार्दिक ने जल्दी से ऋषभ को देखा तो ऋषभ की नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। उसने आलोक से कहा, अंकल ऋषभ की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जल्दी चलिए। कहते हुए उसने विक्रम और प्रवीण की मदद से ऋषभ को गाड़ी में बिठाया। ओमकार ने अनोखी को देखा जो उसी तरह बैठी थी और अपनी गोद में देख रही थी जहां कुछ देर पहले ऋषभ उसके गोद में सर रख लेटा था। अनु चल, ऋषभ को हॉस्पिटल ले चलना है जल्दी से। पर अनोखी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ओमकार ने उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ गाड़ी में बैठा दिया, और सारी गाड़ियां वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उन सारी लड़कियों को तो पहले ही सारे बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल ले गए थे। सब ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल आए। ऋषभ स्ट्रेचर पर बेजान सा लेटा था और सब उसके स्ट्रेचर के साथ दौड़े चले जा रहे थे। ओमकार अनोखी का हाथ पकड़ उनके पीछे जल्दी जल्दी चल रहा था, और अनोखी बेजान पुतले की तरह बस चली जा रही थी। वो सारे बॉडीगार्ड जो लड़कियों को लेकर पहले ही हॉस्पिटल आ गए थे, उन सब ने हॉस्पिटल में ऋषभ के ऑपरेशन की सारी तैयारी करवा ली थी, और हॉस्पिटल को भी चारों ओर से घेर लिया। ऋषभ को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गया। हार्दिक ने डॉक्टर से कुछ बात की और कुछ देर बाद वह भी डॉक्टर के साथ अंदर चला गया, क्योंकि
अभी ही ऋषभ के एक सर की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, इसलिए हो सकता है कि अंदर एक न्यूरो सर्जन की भी जरूरत पड़ती और एक पल बिना वक्त गवाए ऋषभ का ऑपरेशन शुरू हो गया। सब ऑपरेशन रूम के बाहर वेटिंग एरिया में बैठे रेड लाइट को देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर डर था और चिंता थी, शिवाय अनोखी के। उसकी आंखों में ना तो आंसू थे, ना ही चेहरे पर कोई दर्द, चिंता या कोई और फीलिंग। वह एकटक जमीन को घूरे जा रही थी। ओमकार उसे कंधों से पकड़ संभाले हुए था। कुछ देर बाद हार्दिक भागते हुए ऑटरूम से बाहर आया। उसे बाहर इस तरह हड़बड़ा कर आते हुए देख सब डर गए और उसके पास आ गए। ओमकार ने भी अनोखी को चेयर पर बिठाया और उसके पास आ गया। क्या हुआ है, वह ठीक तो है ना? आलोक ने तुरंत पूछा तो हार्दिक बोला, उसका खून बहुत बह गया है, हमें खून की बहुत जरूरत है। हाँ तो मेरा खून ले लो ना, हम दोनों का खून एक ही है। आलोक ने तुरंत अपने हाथों को आगे करते हुए कहा तो हार्दिक बोला, हाँ अंकल, पर मैं आपका दोनों एक यूनिट से ज्यादा खून नहीं ले सकता, हमें लगभग 5 यूनिट की जरूरत है। तू ऑपरेशन कर, खून का इंतजाम हम करते हैं। विक्रम ने अपना फोन निकालते हुए कहा। हार्दिक ने एक नर्स को अपने पास बुलाया और आलोक की और इशारा करते हुए कहा, जल्द से जल्द इनका खून लो। बोल वो अंदर चला गया। विक्रम, प्रवीण, रोहित और शिवाय सारे लोग खून का इंतजाम करने लगे। तभी ओमकार पीछे पलटा। उसने जब अनोखी को चेयर पर नहीं देखा तो घबरा गया। अनु, उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज सुन सब उसे देखने लगे। विक्रम ने कहा, अनोखी कहाँ गई? पता नहीं, अभी यहीं तो बैठी थी, ओमकार ने घबराते हुए कहा। उसकी बात सुन विक्रम भी परेशान हो गया और विक्रम और ओमकार तुरंत अनोखी को ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते ढूंढते वह दोनों हॉस्पिटल के बाहर आ गए। हॉस्पिटल के बाहर गार्डन एरिया में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें कृष्णा जी और राधा जी की मूर्ति थी। ओमकार और विक्रम दोनों जब वहां आए तो देखा अनोखी उसी तरह बेजान सी जमीन पर कान्हा जी के पैरों में अपना सर रख उनकी मूर्ति को पकड़कर बैठी थी। वह एक टक जलते हुए दीपक की जलती हुई लौ को देख रही थी। उसे इस तरह बेजान सा टूटा हुआ देख ओमकार और विक्रम दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। विक्रम धीरे से अनोखी के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, अनोखी बच्चा, कुछ नहीं होगा ऋषभ को। वो तेरा ऋषभ जी है, वह तुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। पर अनोखी कुछ नहीं बोली और ना ही उसकी नजरें उस लौ से हटी थी। विक्रम ने कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ भरे गले से कहा, यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, तो मत करिए भगवान ऐसा। मेरे दोस्त को कुछ मत होने देना, वरना ये ऐसे जीते जी मर जाएगी। आपने ही दोनों की किस्मत को मिलाया था। इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बेनतहा प्यार भरा, तो क्यों क्यों यह परीक्षा ले रहे हैं दोनों की। दोनों ही अपने जीवन में कई परीक्षाएं दे चुके हैं, अब बस कर दीजिए। कहते हुए विक्रम रो पड़ा था। अनोखी उसे इस तरह टूटा हुआ ना देखें, उसके रोने की आवाज ना सुन ले, इसलिए विक्रम जल्दी से मंदिर से बाहर चला गया। ओमकार ने उसे जाते हुए देखा और चुपचाप अनोखी के पास आकर बैठ गया। विक्रम गार्डन के किनारे खड़ा आसमान को देखते हुए रो रहा था। विक्रम को
अब तक ऋषभ के साथ बताए हर एक पल याद आ रहे थे। ऋषभ को तंग करने के बाद ऋषभ का चढ़ा हुआ चेहरा उसे याद आ रहा था। उसने आसमान को देखते हुए कहा, तू ऐसे नहीं जा सकता है ऋषभ। ऋषभ शेरगिल, कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना, तो तू हम सबको भी अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस ने पलट कर देखा तो अभिनव खड़ा था। अभिनव ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी सर, ऋषभ सर को कुछ नहीं होगा, ही इज ए स्ट्रांग मैन एंड ही विल कम बैक। विक्रम ने अपने आंखों के आंसू पोंछे। तभी उसका फोन बज उठा। उसके फोन उठाया और सामने वाले की बात सुन बोला, ठीक है, इतना बोल उसने फोन कट कर दिया और अभिनव को देखते हुए बोला, खून का इंतजाम हो गया है। इतना बोल वह हॉस्पिटल के अंदर दौड़ गया। अभिनव ने एक नजर मंदिर में बैठे अनोखी और ओमकार को देखा और वह भी हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वह अंदर जा ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े बॉडीगार्ड को देख उसे कुछ याद आया। वह एक बॉडीगार्ड के पास आया और उससे बोला, उन सारी लड़कियों का इलाज हो गया। उस बॉडीगार्ड ने अभिनव को देख कहा, यस बॉस, सारी लड़कियों का इलाज हो गया है। सारे बॉडीगार्ड अभिनव को बॉस कहकर ही बुलाते थे क्योंकि उन सब का लीडर वही था। अभिनव ने फिर पूछा, और वह लड़की जिसके पैर में गोली लगी थी? वह बॉडीगार्ड बोला, वह भी ठीक है, उसके पैर से गोली निकाल दिए है। अभिनव ने अपना सर हिलाया, फिर कुछ हिचकिचाते हुए उसने पूछा, वैसे किस रूम में है वह लड़की? 204 में है। हन्मा बोल। अभिनव ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके कदम रूम नंबर 204 की ओर बढ़ गए। उसने जब रूम के अंदर देखा तो वहां पर मीना, नीलम और रानी पहले से ही थी। मीना और रानी बेड के पास खड़ी थी और मीनल स्टूल पर बैठी थी और वह तीनों श्वेता से बात कर रहे थे। अभिनव को वहां देख नीलम खड़ी हुई और उसे देख बोली, सर आप यहाँ। उसकी बात सुन मीना और रानी पीछे मुड़ी। वह दोनों अभी भी वैसे ही खड़ी थी जिस वजह से श्वेता का चेहरा अभिनव को नजर नहीं आ रहा था। मीनल के सवाल पर अभिनव यहाँ वहां देखते हुए बोला, वह मैं बस देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। इतना बोल वह जाने लगा। तभी अभिनव की नजर श्वेता के हाथ पर गई जो मीनल के साइड से जरा सा नजर आ रहा था। उसकी कलाई को देख वो रुक गया। उसने गौर से देखा तो उसकी कलाई पर बने एक के निशान को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह जल्दी से कमरे के अंदर आया और मीना और रानी को सामने से हटाकर श्वेता को देखा। श्वेता की नजर भी जब अभिनव पर गई तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों के मुंह से ही एक साथ एक दूसरे का नाम निकल, अभिनव, श्वेता। उन दोनों को ऐसे देख रानी, मीना और मीनल तीनों कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। देखते ही देखते श्वेता और अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। अभिनव ने तुरंत श्वेता को गले से लगाया और आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए बोला, श्वेता, श्वेता तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। उसने श्वेता का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है जब कोलकाता में तुम्हारा जला घर देखा और यह पता चला कि उसमें तुम भी थी तो उस वक्त जैसे मैं मर सा गया था। पर आज तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी वापस मिली है मुझे श्वेता।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। कहते हुए उसने फिर से श्वेता को अपने सीने से लगा लिया। वह तीनों खड़ी उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। वहीं तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहे थे। श्वेता की आंखों से भी आंसू गिर रहा था। पर तभी उसे कुछ ख्याल आया। उसने अभिनव को अपने आप से दूर धक्का दिया और बिना किसी भाव के कठोर आवाज में बोली, अभिनव, जिस श्वेता को तुम छोड़ गए थे वह उसी आग में जलकर मर चुकी थी। मैं वो नहीं हूं। श्वेता, मैं जानता हूं मैंने गलत किया। मुझे आना चाहिए था पर मैं क्या करता, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं होश में नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। पर होश में आने के बाद मैं गया था कोलकाता, पर फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई थी और उस दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और उसमें तुम और तुम्हारा पति दोनों ही नहीं बच पाए। तभी अचानक कहते कहते अभिनव चुप हो गया और आंखें बड़ी कर श्वेता को देखने लगा। उसने अटकते हुए धीमी आवाज में और घबराई आवाज में बोला, श्वेता, अगर तुम्हारी शादी हो गई थी तो तुम रंग महल में क्या कर रही थी? श्वेता एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, रंग महल में क्या करती है लड़कियां, मैं भी अपना जिस्म ही बेच रही थी। इससे ज्यादा ना मुझे तुम्हें कुछ बताना है ना मुझे कुछ जानना है। कहते हुए श्वेता ने बेदर्दी से अपना हाथ अभिनव के हाथ से हटा लिया। वही अभिनव श्वेता के मुंह से भौचक्का सा रह गया। तभी वहां पर शिविका और शिवाय अभिनव को ढूंढते हुए आ गए। वह दोनों सब कमरे में आए तो उन्हें वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। वह तीनों लड़कियां कंफ्यूज थी। श्वेता अपना चेहरा फेरे आंखें बंद किए हुए बैठी थी और उसके पास अपने घुटनों पर बैठा अभिनव हैरानी से और सदमे से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू था और हाथ हवा में ही रुके थे। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा पर इस वक्त कुछ और बहुत जरूरी था। शिवाय अभिनव को उठाते हुए बोला, अभिनव, लेस को। पर अभिनव के पैर तो जम से गए थे। उन दोनों की आवाज सुन श्वेता ने अपना चेहरा उन दोनों की ओर किया और उन दोनों को देखने लगी। शिवाय और शिविका ने भी जब श्वेता का चेहरा देखा तो एक पल के लिए वह भी हैरान हो गए। यह तो स्वाति, शिविका ने इतना ही कहा था कि शिवाय उससे बोला, शिवी, यह वक्त नहीं है अभी इस बात का, फिलहाल हमें अभी निकलना होगा। बोल वह अभिनव को वहां से खींचते हुए ले गया। शिविका भी बार बार पलटकर श्वेता को देखते हुए जा रही थी। श्वेता, यह कौन था? रानी ने उसके पास आकर कहा। पर श्वेता कुछ नहीं बोली तो मीना ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, रानी पूछ क्यों रही है? साफ दोनों की नजर में दिख रहा था कि दोनों का रिश्ता क्या था। श्वेता उन दोनों की बात को रोकते हुए बोली, अनोखी कैसी है? मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे ढंग से कुछ याद भी नहीं है। अनोखी तो ठीक है, पर कहते कहते मीनल रुक गई। इस के ऐसे रोकने पर श्वेता ने पूछा, क्या हुआ? तो उन तीनों ने उसे ऋषभ के आने के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। रानी ने आगे कहा, सारे बॉडीगार्ड्स तो हम सारी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे, पर पता चला कि रंग महल पूरी तरह से आग में जलकर खत्म हो गया और साथ ही साथ अनंत सेठी, कालंदी, वह सारे आदमी भी मर गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज कई लड़कियों की जिंदगी भी बची है और आगे चलकर वह लोग न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते, उन सब की जिंदगी भी बच गई और मैं खुश हूं कि सब ठीक हो गया। तभी मीना
थोड़ा उदास होते हुए बोली। सब ठीक तो हो गया पर अनोखी के पति ऋषभ शेरगिल की हालत ठीक नहीं है। इसी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है। अनंत सेठी मरते मरते भी अनोखी की जिंदगी में जहर खोल गया। क्या? भगवान जी, अनोखी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? श्वेता ने घबराते हुए पूछा। उसे बहुत बुरा लग रहा था अनोखी के लिए। तो मीनल ने कहा, पता नहीं पर हम तीनों मंदिर जा रहे हैं ऋषभ सर के लिए प्रार्थना करने। आखिर उन लोगों की वजह से ही तो हम सब की जिंदगी बची है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, श्वेता ने जल्दी से कहा। तो रानी उसे रोकते हुए बोली, नहीं श्वेता, तेरे पैर अभी भी जख्मी है तो तू यही रहा। हम बाकी लड़कियां हैं ना, हम सब ऋषभ सर के लिए प्रार्थना करेंगे। तू यहीं से प्रार्थना कर ले। इतना बोल वह तीनों वहां से चली गई। श्वेता अपने हाथ जोड़ आंखें बंद किए हुए बोली, काली माँ, आज दुष्ट का नाश हुआ है, पर जिसने उस दुष्ट को खत्म किया है उसकी जिंदगी को कुछ मत होने देना। 1 घंटा हो गया था ऋषभ का ऑपरेशन को शुरू हुए। सब बाहर परेशान बैठे थे। तभी एक नर्स भागते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर आई। वह लोग उसके पास जाते पर उस से पहले ही वह कहीं चली गई और कुछ देर बाद अपने हाथों में कुछ सामान लिए वापस दौड़ती हुई ऑपरेशन रूम के अंदर चली गई। उसे इस तरह हड़बड़ाया और जल्दी जल्दी काम करता देख सब लोग और घबरा गए। अंदर ऋषभ का ऑपरेशन हो रहा था। सारे डॉक्टर कोशिश कर रहे थे पर ऋषभ किसी भी ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, इसलिए सब टेंशन में आ गए। हार्दिक ने ऋषभ को देखते हुए अपने मन में कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता ऋषभ, तू ऐसे नहीं कर सकता। तुझे लड़ना होगा अपने लिए ना सही पर बाहर बैठी उस लड़की के लिए तुझे आज मौत से भी लड़ना होगा। वहीं अनोखी मंदिर में उसी तरह बैठी जलती हुई लौ को देख रही थी। तभी ना जाने कैसे हवा तेज हो गई। हवा के तेज होने से लौ फड़फड़ाने लगा, जिसे देख अनोखी जल्दी से उठी और अपने हाथ को आसपास रख हवा को रोकने लगी। उसके हाथ लौ के बहुत नजदीक थे, इसलिए आंच उसकी हथेली को छू रहे थे। यह देख ओमकार उसका हाथ पकड़कर बोला, अनु क्या कर रही है? छोड़, मैं हाथ रखता हूँ। मैं नहीं बुझने दूंगा। पर अनोखी ने कुछ नहीं कहा। वह उसी तरह लौ को देख रही थी जिसका फड़फड़ाना बंद हो गया था। अनोखी ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, ऋषभ जी, मैंने आपकी हर एक बात मानी है। आपने कहा था ऋषभ और अनोखी कभी अलग नहीं होंगे और यह बात भी आज सच होगी। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए ना, तो आपकी कसम ये अनोखी भी आपके साथ ही इस दुनिया को छोड़कर जाएगी। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑपरेशन रूम के बाहर वेटिंग एरिया में बैठे सब मन ही मन ऋषभ के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि तभी आलोक का फोन रिंग हुआ। उसने फोन पर देखा तो घर से फोन था। यह देख वह परेशान हो गया। रोहित ने उसके हाथ से फोन लिया और सबसे दूर जाकर फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही फोन की दूसरी ओर से अजय ने कहा, भैया आप कहाँ हो? किसी का फोन नहीं आया, यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अनोखी मिली, वह ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? और ऋषभ, वह तो ठीक है ना? आप सब हो कहाँ पर? अजय एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। वही रोहित की आंखों में से आंसू बह रहे थे।
उसने गहरी सांस ली और भरे गले से बोला, पापा मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित तू भैया कहाँ है और तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? अजय ने परेशान होते हुए पूछा। उसे इस तरह परेशान देख सुरेखा ने उसके हाथ से फोन लिया और फोन को स्पीकर पर रखा दिया। तभी रोहित ने रोते हुए कहा, पापा पापा ऋषभ भाई की हालत बहुत खराब है, उन्हें गोली लगी है। कहते हुए रोहित ने सब कुछ बताया कि कैसे अनंत सेठी मरते वक्त भी अपनी नफरत दिखा गया और छोड़ गया ऋषभ को जिंदगी और मौत के बीच। और अनोखी वो कहाँ है? सुरेखा ने रोते हुए पूछा तो रोहित बोला, माँ वह पूरी तरह टूट गई है। वो कुछ कह नहीं रही है और ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आ रहे हैं। आंखों में आंसू तक नहीं है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कैसे हो रहा है। रोहित की बात सुन दादाजी के दिल में तेज दर्द हुआ और वह अपना सीना पकड़ जमीन पर गिर गए। पापा! अजय चिल्लाया। उसे इस तरह चिल्लाता सुन रोहित तेज आवाज में बोला, पापा पापा क्या हुआ है? हेलो हेलो। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला और फोन कट गया। रोहित को इस तरह तेज आवाज में कहता देख आलोक और सब उसके पास आए और बोले, रोहित क्या हुआ है? पता नहीं बड़े पापा। कहते हुए उसने दोबारा फोन लगाया। 2-3 रिंग गई पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने फिर एक बार फोन लगाया तो इस बार फोन उठ गया और शालिनी ने कहा, रोहित रोहित लगता है अंकल को हार्ट अटैक आ गया है। हम सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बोल उसने भी फोन जल्दी से काट कर दिया। रोहित यह सुन हैरान हो गया। उसने सबसे कहा, दादाजी को हार्ट अटैक आ गया है। यह सुन आलोक के कदम लड़खड़ा गए। विक्रम और प्रवीण ने उसे संभाला तो आलोक बोला, क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है मेरे परिवार को? वही दूसरी और मुंबई में सब दादाजी को लिए हॉस्पिटल आए। सबकी आंखों में आंसू थे। शोभा सुरेखा के गले लग रोते हुए बोली, देखा यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक मेरा बच्चा वहां जिंदगी और मौत के बीच है और यहाँ पापा हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमारे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है? दीदी आप हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। किसी ने कभी कोई बुरा नहीं किया है ना पापा ने और ना ही ऋषभ ने, तो वह दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आप हिम्मत रखो। सुरेखा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे हौसला देने लगी। दादाजी की हालत भी खराब थी। कुछ लगभग 1 घंटे बाद दादाजी का ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत अभी ठीक है पर उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, वरना हालत बहुत खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन सबके मन को एक राहत मिली। कम से कम दादाजी तो ठीक हो गए हैं। पर किसी को भी ऋषभ की हालत के बारे में अब तक कोई और खबर नहीं मिली थी। वहीं कोलकाता में जब सबको दादाजी के ठीक होने की खबर मिली तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिली। पर उन सब की नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही थी। सब इंतजार कर रहे थे कि कब कब हार्दिक वहां से बाहर आएगा और कहेगा कि ऋषभ बिल्कुल ठीक है। 2 घंटे हो गए थे और सबका दिल और सबकी जान उनके हलक तक आ गई थी। इंतजार करते करते और तभी उनका इंतजार खत्म हुआ। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और हार्दिक धीमे कदमों से ऑपरेशन रूम के बाहर आया। हार्दिक को देखते ही आलोक ने उसके कंधों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हार्दिक ऋषभ ठीक है ना?
हार्दिक ने एक नज़र सबको दिखा तो उसे अनोखी शिविका शिवाय अभिनव और ओमकार नहीं दिखे तो उसने आलोक की बात का जवाब ना देते हुए उस सवाल किया, अनोखी कहाँ है? वह ओमकार के साथ बाहर है, मंदिर में। तू बता ऋषभ कैसा? वह बिल्कुल ठीक है। हार्दिक के कहे इन 4 शब्दों में सबके होठों पर मुस्कुराहट ला दी। आलोक ने तो उसे गले से लगा लिया। हार्दिक मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपा कर बोला, अंकल ही इज ऑलराइट। अब यह बात उससे भी बता दो जाकर। सही बोल रहा है तू, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। कहते हुए विक्रम वहां से तेज कदमों से चला गया। वो मंदिर में आया तो देखा अनोखी अभी भी उस लौ के आसपास हाथ रखे बैठी उसे ही जलते हुए देख रही थी। उसके हाथ अब तक पूरी तरह से लाल हो गए थे। प्रिंसेस, कहते हुए विक्रम उसके पास आया और उसके हाथ को हटाकर उसके हाथ को देखने लगा। उसके हाथ पूरी तरह से लाल और हल्के काले हो गए थे। उसकी दोनों हथेली बुरी तरह जल गई थी। यह क्या किया? विक्रम में अनोखी को देखते हुए कहा और फिर ओमकार से बोला, तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर ये जैसे कुछ सुनी नहीं रही है। मुझे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, ओमकार ने भरे गले से कहा। विक्रम अनोखी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, प्रिंसेस वह बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने ऋषभ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वह बिल्कुल ठीक है। कहीं नहीं गया है तुम्हें छोड़कर। विक्रम की बात सुन अनोखी धीरे धीरे पलकें झपकाने लगी। उसने विक्रम का हाथ अपने सर पर रखकर धीरे से कहा, एक बार फिर से बोलो। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे विक्रम की बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। शायद विक्रम से बहलाने के लिए कह रहा था। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, तेरी कसम, वह बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो चल हार्दिक से पूछ ले, पर इससे पहले अपने अपने हाथ पर और अपनी चोट पर दवा लगा। चल। कहते हुए विक्रम ने अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। ओमकार के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। ऋषभ के ठीक होने की बात सुनकर विक्रम ने अनोखी को सबके पास ले जाने से पहले उसके हाथ पर जले हाथ का और जहां जहां अनोखी को चोट लगी थी वहां पर फर्स्ट एड करवा कराया और फिर उसे सबके पास ले आया। ऋषभ को तब तक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिए थे और सब कमरे के बाहर खड़े थे क्योंकि हार्दिक ने सबको अंदर जाने से मना किया था। ऋषभ को रेस्ट की जरूरत थी और वह वैसे भी अब तक होश में नहीं आया था। जब अनोखी उन सबके पास आई तो उसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी देख सब घबरा गए। आलोक ने उसके दोनों हाथों को पकड़ पूछा, यह क्या हो गया? तब ओमकार ने सबको बताया उसके हाथ जलने की वजह तो सब अनोखी को देखने लगे। उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था। आंखें लाल थी। उसके चेहरा अभी भी वैसे भावहीन ही था। आंखों में अभी भी आंसू नहीं आए थे। वह बस हार्दिक को देख रही थी। हार्दिक ने आलोक को देखा तो आलोक ने उसे आंखों से इशारा कर दिया। हार्दिक उसके पास आया और उसके सर पर हाथ रख कर बोला, वह बिल्कुल ठीक है। मिलना है उससे। अनोखी ने बिना कुछ कहे अपना सर हिला दिया तो हार्दिक बोला, पर बात नहीं करना। वह होश में नहीं है। ठीक है। अनोखी ने दोबारा अपना सर हाँ में हिला दिया। हार्दिक में कमरे का दरवाजा खोला। सब की नजर बेड पर लेटे ऋषभ पर चली गई जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। सर पर पट्टी बंधी थी।
हाथ पर पट्टी बंधी थी। अनोखी धीरे कदमों से कमरे के अंदर आई और हार्दिक ने दरवाजा बंद कर दिया। आलोक ने सबसे कहा, चलो सब लोग थोड़ा फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। कल से यह किसी ने एक पल के लिए आराम नहीं किया। और हार्दिक, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे ऋषभ की जान बचाई है। आलोक थोड़ा इमोशनल हो गया था कहते हुए। हार्दिक मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मेरा तो काम था, और वैसे भी यह वाली सर्जरी तो मैं की भी नहीं थी। यह थैंक यू वो डॉक्टर डिजर्व करते हैं। ऋषभ दोस्त है मेरा। आप सब लोग जाओ, मैं यही रुकता हूँ। उसके कहने पर आलोक, रोहित, विक्रम और ओमकार वहां से चले गए। हार्दिक ने प्रवीण को देखा तो प्रवीण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शिवाय, शिविका और अभिनव तीनों वहां सब संभालने गए हैं। डोंट वरी, जानता हूं तुझे वक्त नहीं मिला शिविका से बात करने का, पर मिल जाएगा। हार्दिक ने बस हम कहा और वहां से चला गया। प्रवीण उसे जाते हुए देख खुद से बोला, हम सब जानते हैं कि किस तरह से तूने अपना पहला प्यार खोया था। अगर किसी के साथ ऐसा होता तो वह भी दोबारा प्यार करने से डरता। और शिविका भी यह बात जानती है, और मेरा मन कहता है इस बार तेरा प्यार अधूरा नहीं होगा। इस बार तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। कमरे के अंदर अनोखी बेड के पास रखें चेयर पर बैठी ऋषभ को देख रही थी। उसने चेहरा उठाकर ऋषभ के दूसरे हाथ को देखा जिसमें पट्टी बंधी थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। देखते ही देखते अनोखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से ऋषभ के माथे पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके कंधे पर अपना कर रख अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से बार बार आंसू गिरकर ऋषभ के कंधे को भिगो रहे थे, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसी तरह बैठी थी। कुछ देर बाद हार्दिक और आलोक कमरे के अंदर आए। उसे इस तरह देख आलोक ने उसके सर पर हाथ रखा तो अनोखी आंखें खोल उसे देखने लगी। आलोक ने प्यार से कहा, बेटा कुछ खा ले और फ्रेश हो जा। तेरी हालत भी ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर ले। अनोखी ने धीरे से कहा, नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऋषभ जी को होश आने वाला होगा। अनोखी, उसे लगभग 1 घंटे बाद ही होश आएगा, तब तक तू कुछ खा ले, थोड़ा आराम कर ले, वरना अगर वह होश में आ गया और उसे पता चलाना कि तूने कुछ नहीं खाया है तो वह गुस्सा हो जाएगा, और ऐसी हालत में उसका गुस्सा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए चलो मेरे साथ। हार्दिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। अनोखी ने भी हार्दिक की बात सुन उसकी बात मान ली और चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई। उसके जाने के बाद आलोक ऋषभ के पास बैठा और अपना फोन निकाल शोभा के फोन पर वीडियो कॉल कर दिया। शोभा ने फोन उठाया। आलोक ने देखा उसकी हालत भी रो रो कर खराब हो गई थी, आंखें सूज गई थी। उसने कहा, शोभा क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? ऋषभ कहाँ है? शोभा ने सीधा उससे सवाल कर दिया, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। आलोक ने फोन का कैमरा ऋषभ की ओर कर दिया। ऋषभ को इस तरह बेहोश ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटे देख शोभा की आंखें आंसुओं से भर गईं और गालों पर चली आई। आलोक ने उससे कहा, शोभा ठीक है, वह बिल्कुल ठीक है, उसके डिस्चार्ज होते ही हम तुरंत मुंबई आ जाएंगे। पापा कहाँ है? शोभा ने दादाजी की फोन की ओर फोन किया।
तो आलोक दादाजी को देख बोला, पापा ठीक है ना आप? तो दादाजी ने धीरे से अपना सर हिला दिया। आलोक आगे बोला, क्या कर रहे हैं पापा? आप अगर ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? बिल्कुल टेंशन मत लेना अभी ऋषभ, बिल्कुल ठीक है, यहाँ सब ठीक है। इसके डिस्चार्ज होते ही हम तुरंत मुंबई आ जाएंगे। ठीक है। दादाजी ने फिर से अपना सर हिला दिया। कमजोरी के कारण उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। कुछ देर और बात करने के बाद आलोक ने फोन रख दिया और ऋषभ को देख उसके हाथ पैर पर हाथ रख बोला, कर्मा को जो सजा देनी थी वो दे चुका। अब तुम्हारे हिस्से में कोई सजा नहीं आएगी, नहीं अनोखी के हिस्से में कोई दुख। तुम दोनों बहुत कुछ सह चुके, अब और कुछ नहीं सहना है तुम दोनों को। कहते हुए आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋषभ की हथेली को अपने माथे से लगा लिया। अनंत सेठी के मरने के साथ शायद उन सबके जीवन का दुख भी आज खत्म हो गया था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद आलोक को ऋषभ की उंगलियों में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने झट से अपनी आंखें खोलीं और ऋषभ की ओर देखा तो ऋषभ की पलकें भी हल्की हल्की हिल रही थी। शायद उसे होश आ रहा था। यह देख आलोक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और हार्दिक को फोन लगाकर कहा, हार्दिक, लगता है ऋषभ को होश आ रहा है। जल्दी से अनोखी और सबको लेकर यहाँ आओ। ठीक है, हम अभी आते हैं। दूसरी ओर से हार्दिक की खुशी से भरी आवाज आई। आलोक ने फोन रखा और ऋषभ के पास थोड़ा झुककर धीरे से बोला, ऋषभ। ऋषभ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर जैसे ही रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, उसने आंखें बंद कर ली और 2 पल बाद उसने दोबारा आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर सीलिंग पर गई। उसने कमरे में चारों ओर नजरें घुमाईं तो आलोक को देख उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तू? आलोक ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, ऋषभ ठीक है ना? ऋषभ ने धीरे से अपना सर हिला दिया। उसने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकालना चाहा, तो आलोक उसे रोकते हुए बोला, ऋषभ क्या कर रहा है? पापा, मैं ठीक हूँ। कहते हुए ऋषभ ने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, बाकी सब कहाँ है? और कपकैक वह ठीक है ना? कहाँ है वह? ऋषभ की आवाज भले धीमी थी, पर आलोक को उसकी आवाज में अनोखी के लिए फिक्र और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, अनोखी भी और बाकी सब भी आते ही होंगे। वो सब वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक बाकी सब अनोखी को लेकर ऋषभ के रूम में आ गए। ऋषभ को होश में आया देख सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। विक्रम ने थोड़ी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, यार कसम से, अगर तू ऐसे बेड पर पड़ा नहीं होता ना, तो मैं तेरी ऐसी हालत करता कि तुझे दोबारा एक सर्जरी की जरूरत पड़ती। बेकार आदमी, डरा कर रख दिया। विक्रम की बातों में उसकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी, पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर बस अनोखी पर थी, जो एक टक उसे देख रही थी। आलोक ने अनोखी को उस कुर्सी पर बैठाया जिस पर वह कुछ देर पहले बैठा था। ऋषभ और अनोखी दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल पूछ रहे हों। देखते ही देखते
अनोखी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और वो ऋषभ की बाह पर अपना कर रख फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और साथ ही साथ ऋषभ की दिल की धड़कनों को धीमा कर रही थी। वह अनोखी को चुप कराने ही वाला था कि विक्रम ने उससे कहा, रो लेने दे उसे। तुझे पता भी नहीं है कि उसने अपना क्या हाल बना लिया था। जिस पल से तूने अपना होश खोया, उसने भी अपने होश खो दिए थे। न आंखों में आंसू थे, न ही चेहरे पर कोई भाव। बेजान सी बन गई थी। इतने वक्त बाद अब तेरा कंधा मिला है रोने के लिए, तो रो लेने दे। विक्रम की बात सुनकर और अनोखी का रोना देख ऋषभ की आंखें भी हल्की नाम हो गईं। सच में वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे इस हालत में देख अनोखी पर क्या बीती होगी। प्यार तो वह भी अनोखी से उतना ही करता था। अगर अनोखी को एक चोट लग जाती थी तो उसे तकलीफ होने लगती थी। और यहाँ तो बात ऋषभ की जिंदगी पर बनी थी। वह भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रही होगी जैसा ऋषभ कर रहा था जब अनोखी किडनैप हो गई थी। ऋषभ ने एक नज़र सबको देखा तो सब चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। अनोखी ऋषभ ने धीरे से अनोखी को पुकारा, कपकेक। पर अनोखी बस उसी तरह रोए जा रही थी। वक्त के साथ साथ उसका रोना हिचकियों में बदल गया था। उसकी हालत खराब हो रही थी रो रो कर। ऋषभ से अब रहा नहीं गया। उसने कहा, अनोखी देखो मेरी तरफ, तुम्हें मेरी कसम। उसके कसम देने पर अनोखी ने अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर उठाया। उसके माथे के बाल बिखर गए थे, चेहरा आंसुओं से भर गया था। उसका गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। रो रो कर आंखें पूरी सूजी हुई थी। इतनी बदहवास हालत तो ऋषभ ने पहली बार अनोखी की देखी थी। उसका दिल मानो किसी ने उसके सीने से निकाल लिया हो। अनोखी को इस हालत में देखकर उसने अनोखी से कहा, आओ पास। अनोखी अनोखी उसके थोड़ा पास आई तो ऋषभ ने फिर कहा, और पास आओ मेरे एकदम करीब। उसके कहने पर अनोखी रोते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब चली गई। उसके करीब आते ही ऋषभ ने अपनी होठों को अनोखी के होठों पर रख उसका रोना बंद कर दिया। अनोखी कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए उसी तरह अपने होठों को ऋषभ के होठों पर रख उसे महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। कपकेक मुझसे तुम्हारा यह रोना देखा नहीं जा रहा है। प्लीज, मैं खुद इस हाल में हूँ, वरना तुम्हें संभाल लेता। क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे ऐसे रोकर? 1000 बार कहा है ना मैंने, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्यों किया? क्यों किया था आपने ऐसा? क्यों वो गोली आपने अपने सीने पर लेने ले ली? उस पर तो मेरा नाम लिखा था ना। अनंत सेठी मुझे मारना चाहता था तो आप मेरे सामने क्यों आ गए? आपको उस हालत में देख तो मैं वैसे ही पहचान बन गई थी। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है आपको ऐसे देखकर? अनोखी ने शिकायत करते हुए कहा। ऋषभ 2 पल खामोश होने के बाद बोला, आज किया है, कल करूंगा और आने वाले हर वक्त में मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे हिस्से का हर दर्द, खतरा, हर दुख सब मेरे हिस्से होगी कपकेक। ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए पूरे प्यार, विश्वास और हक के साथ बोल रहा था और उसकी आंखों के उन भाव को देख
अनोखी निशब्द हो गई। ऋषभ ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अनोखी को अपने गले से लगा लिया। हालांकि अनोखी का शरीर उसके सीने से हल्के से छूते ही ऋषभ को तकलीफ होने लगी थी, पर इस वक्त वह तकलीफ को सह सकता था, पर अनोखी को उस तरह नहीं देख सकता था। अनोखी को अपनी बाहों में लेने पर जो सुकून मिलता था, उस सुकून के लिए तो वह ऐसे हजारों दर्द सह जाए। अनोखी ने भी उसके गले में लग सुकून से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अनोखी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से ऋषभ के गाल पर एक किस कर दिया। ऋषभ उसे देखते हुए बोला, यह किस लिए? तो अनोखी ने कहा, मेरे पास वापस आने के लिए। पर कपकेक, मैं वही ऋषभ हूँ जिसने ऋषभ कुछ कहने जा रहा था, पर अनोखी उसके मुंह पर हाथ रख सरनामे हिलाते हुए उसकी आंखों में देख बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। बीते कल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बिता कल दर्द से भरा है और मेरे आने वाले कल में आप है, इसलिए मैं आपको चुनती हूँ। अनोखी की बात सुन ऋषभ उसे देखने लगा और अनोखी उसे। तभी हार्दिक अंदर आते हुए बोला, अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो क्या मैं अपने पेशेंट को चेक कर लूं? हार्दिक के आने पर और उसकी बात सुन अनोखी ऋषभ से दूर हो गई और अपनी जगह से खड़े होकर हार्दिक को देखते हुए बोली, हाँ, मैं बाहर जाती हूँ। इतना बोलकर वहां से चली गई और ऋषभ उसे जाते हुए देखा रहा। हार्दिक उसके पास आया और उसे अच्छे से चेक करने के बाद बोला, हाँ, सब ठीक है। मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? ऋषभ ने हार्दिक से पूछा। तभी विक्रम, जो कमरे के अंदर आ रहा था, उसने ऋषभ का सवाल सुन उसे जवाब देते हुए बोला, अरे, तुझे इतनी क्या जल्दी है डिस्चार्ज होने की? यहाँ की नर्सों पर तो कम से कम थोड़ी दया कर। विक्रम की बात सुन हार्दिक और ऋषभ उसे देखने लगे, तो विक्रम ने कहा, हाँ, अभी मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी दो नर्स की बात मैंने सुनी जो तेरे हैंडसम से चेहरे की तारीफ कर आहें भर रही थी। तो कुछ दिन उन लोगों को भी मौका दे तेरी देखभाल करने के लिए, बेचारी खुश हो जाएगी। विक्रम की ऐसी बात सुन ऋषभ उसे बुरी तरह घूरने लगा और हार्दिक हंसने। ऋषभ ने उसे उसी तरह घूरते हुए कहा, तेरी किस्मत अच्छी है जो इस वक्त मैं इस जख्मी हालत में बेड पर हूँ, वरना यहाँ मेरी जगह इसी हालत में तू होता और यह तेरा चेकअप कर रहा हूँ था। इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल में रख, वरना ठीक होने के बाद सबसे पहले तेरी जबान ही खींच लूंगा। ऋषभ उस पर गुस्सा कर रहा था, पर विक्रम को तो जैसे उसके गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह अपनी बत्तीसी से दिखाते हुए उसे देख रहा था। हार्दिक ने मुस्कुराते हुए वहां से जाते हुए बोला, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, एक चिढ़ाता है और दूसरा चिढ़ जाता है। दूसरी ओर शिवाय, शिविका और अभिनव ने रंग महल का सारा मामला संभाल लिया था। उन सब ने कोलकाता कमिश्नर को सब कुछ सच सच बताया और कुछ डरा कर कुछ धमका कर उसे अपनी तरफ कर लिया और रंग महल में लगी आग को एक हादसा बताकर फाइल को बंद करवा दिया। फाइल के बंद होते ही अनंत सेठी, कालंदी और रंग महल की कहानी भी बंद हो गई। भले ही यह साबित हुआ था कि वह एक हादसा था, पर कोलकाता के उन आदमियों के मन में डर बैठ गया था जिनका इन रंग महल से लेना देना था, जो अपनी रात रंगीन करने उस रंग महल में आते थे। पर जहां कुछ लोगों के मन में डर था, वहीं कोलकाता की हर
लड़कियों के मन में खुशी थी कि अब कोई हैवान अपनी हैवानियत उन पर नहीं दिखाएगा, कोई उन्हें उनके परिवार से दूर नहीं करेगा। रंग महल से थोड़ी दूरी पर अपने कार के पास खड़े शिवाय, शिविका और अभिनव हाथ बांधे उस जले हुए रंग महल को देख रहे थे, जिसकी आग तो बुझ गई थी, पर उस आग की निशानी दीवार पर काले धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे कि बुरा काम और बुरे लोग एक न एक दिन जलकर राख जरूर होते हैं। वह तीनों शांत खड़े थे, पर तभी शिविका अभिनव को देखते हुए उससे बोली, क्या श्वेता वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते थे? वह तीनों शांत खड़े थे, पर तभी शिविका अभिनव को देखते हुए उससे बोली, क्या श्वेता वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते थे? शिविका का सवाल सुन अभिनव और शिवाय उसे देखने लगे। अभिनव के आंखों में निराशा थी और शिवाय के आंखों में हैरानी थी। उसने उसी हैरानी के साथ कहा, अभिनव, तुम किसी और से प्यार करते हो? तो अभिनव ने धीरे से अपना सर हिला दिया। उसे हाँ कहता देख न जाने क्यों शिवाय को गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अभिनव उसकी बहन को धोखा दे रहा है। अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुमने मेरी बहन से शादी करने के लिए हाँ कैसे की? शिवाय ने अभिनव का कॉलर पड़ते हुए इस आवाज में कहा। उसे गुस्सा होते देख शिविका उसके हाथ से अभिनव का कॉलर छुड़ाते हुए बोली, शिवाय, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। उसने शिवाय को अभिनव से दूर किया और बोली, उसी तरह हाँ कर दिया जैसे मैंने किया था। दिल में किसी और का प्यार रखकर शिविका की बात सुनकर शिवाय चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने उससे पूछा, तू पहले से जानती थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पहले से ये सब कुछ बता। तो शादी के लिए हाँ करना, यह सब क्या है फिर? शिविका ने गहरी सांस ली और शिवाय से बोली, हम दोनों को ही पता था कि हम दोनों किसी और से प्यार करते हैं और हमने एक दूसरे से यह शर्त रखी थी कि हम एक दूसरे की जिंदगी में कोई मैटर नहीं करेंगे। बस अपने माँ पापा की खुशी के लिए हम दोनों शादी कर रहे थे। बस यही एक वजह थी जो मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। हार्दिक को मैं कभी भूल नहीं सकती, अपने प्यार को कभी नहीं भूल सकती और कोई भी लड़का किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो किसी और से प्यार करती है। अभिनव ने हाँ कर दिया क्योंकि वह भी शादी नहीं करना चाहता था। अपने प्यार की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। शिवाय एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था जो शिविका बोल रही थी। उसने शिविका के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, और वह सब क्या था जो तूने मुझे पहले कहा था? तेरी बातों को सुनकर मुझे लगा था कि तू मूव ऑन कर गई है। मुझे लगा तू सच में शादी को एक मौका देना चाहती है। अगर हार्दिक का प्यार अभी भी तेरे मन में इस तरह से बसा हुआ है तो तूने वह सब क्यों कहा था? क्योंकि हार्दिक हमारी बातें सुन रहा था। वह रूम के बाहर खड़ा था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी वह यह बात जान जाए कि मैं मजबूरी में शादी कर रही हूँ और उसे बुरा लगे, इसलिए कहा था। यह सब शिविका की सारी बात सुनकर शिवाय बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। दुखी इस बात से कि उसकी बहन मजबूरी में शादी करने जा रही थी, या खुश इस बात से कि जो उसने और शोभा ने सोचा था वह कहीं न कहीं पूरा हो रहा है। इसलिए इस वक्त उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।